ठीक, ओके, डन ना। चलो तो अभी पहले समझिए, अच्छे से ध्यान से समझिए कि फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य क्या होता है। फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य होता है कि फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का यूरोप में प्रसार, ये पहला लक्ष्य होता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब फ्रांस में क्रांति होती है तो वो कैसे कैसे अगले देशों में फैलती है उसके बारे में समझना। होता क्या है कि जो फ्रांस की क्रांति होती है बच्चों, तो पहले तो फ्रांस में होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैलने लगती है। और किस तरीके से फैलती है, देखो, क्रांतिकारी जो होते हैं वहां के, वो घोषणा करते हैं कि यूरोप के नागरिकों को निरंकुश शासकों से क्या करेंगे, स्वतंत्र करा देंगे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर पूरे यूरोप के शहर में फैल जाती है, यूरोप के विभिन्न विभिन्न शहरों में फैलती है, तो वहां के जो छात्र होते हैं और जो शिक्षित मध्यवर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैकोबियन क्लब स्थापित करते हैं। और ये जैकोबियन क्लब वो क्लब होते हैं जिसमें लोग समूह में आकर के भाग लेते हैं और वो अपने आप को आजाद कराने के लिए पूरी तरीके से कह सकते हो कि एक प्रकार से संगठन बनाते हैं। राइट, ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। फिर क्या होता है कि उनकी गतिविधियों और अभियानों ने वहां की फ्रेंच सेनाओं के लिए क्या कर दिया, एक रास्ता तैयार कर दिया। यानी अब सोचो कितनी अच्छी बात है कि जब फ्रांस में जो है क्रांति होने लगी, तो फ्रांस में क्रांति होने के लिए फिर धीरे धीरे करके यूरोप में फैलने लगी। और जो फ्रेंच सेना थी, जो हमारी फ्रांस की सेना थी, फ्रेंच सेना, वो क्या, उसके लिए रास्ता तैयार हो गया कि भैया अब तो चलो ठीक है, हमें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि नेपोलियन द्वारा कुछ सुधार किए जाते हैं। अब यही तो बोर्ड के एग्जाम में सवाल बनेगा कि नेपोलियन क्या क्या सुधार करता है। ठीक, नेपोलियन क्या क्या सुधार करता है, मैं सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना। फ्रांस की शक्ति को विश्व स्तरीय शक्ति देने वाला शासक कौन होता है, नेपोलियन होता है। अब यहां से भी लाइन बन सकती है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए अच्छे से देखना कि फ्रांस की शक्ति को विश्व स्तरीय शक्ति देने वाला कौन होता है, नेपोलियन होता है। और जिसके द्वारा फ्रांस में फिर से निरंकुश शासन जो होता है वो क्या हो जाता है, उसकी स्थापना हो जाती है। नेपोलियन ने फ्रांस की कमजोर राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाया और फायदा उठा करके वहां की सत्ता जो है उसको क्या कर लिया, हासिल कर लिया। नेपोलियन के द्वारा फ्रांस में स्वतंत्र जो फ्रांस में राजतंत्र जो होता है वो वापस ला करके वहां के प्रजातंत्र को उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी कि अब जो प्रजातंत्र आया था, कब आया था, 1789 में, अब वो वापस से चला जा चुका है और वापस से राजतंत्र आ चुका है, क्योंकि नेपोलियन ने वापस से जो है क्या कर लिया है, अपने आप को वहां का राजा बता दिया है। उसने बहुत सारे सुधार किए। अब सुधार किए तो क्या किया, अभी मैं आगे बताने वाला हूं। और ये उसने 1804 ईस्वी में क्या कर दिया, अपनी एक कोड अपने जारी करता है जिसको क्या बोलते हैं, नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड, या फिर जिसको हम कानून बोलते हैं। अब ये उसमें क्या क्या सुधार करता है उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नेपोलियन कौन कौन से सुधार करता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भैया नेपोलियन कौन कौन से सुधार करता है। तो देखो जरा ध्यान से, इस संहिता के अंतर्गत नेपोलियन पहला जो काम करता है वो क्या करता है, यातायात और संचार जो व्यवस्थाएं होती है उनको सुधारता है। कि भैया अगर किसी भी देश को अगर देखना है कि वो कितना विकसित है ना, तो उस देश की रोड देखना शुरू करो। ठीक है, उस देश की रोड को देखना शुरू करो। अब एक बच्चा लिख रहा है, सर आज कंप्लीट एसएसटी कराओगे कि कंप्लीट हिस्ट्री कराओगे। पहले बेटा पढ़ो तो, है ना, खाने से पहले आप सोचने लगते हैं, है ना, कि आज कितना खाऊंगा। अब खाइए तो, अभी देखिए कंप्लीट हिस्ट्री में ही सबकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि क्लास लंबी चलनी है बेटा, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट करने का मतलब नहीं है कि हम 6 घंटे में पूरी एसएसटी खत्म कर दें, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ऐसा कि 6-7 घंटे में हम पूरी एसएसटी खत्म कर दें, नॉट पॉसिबल ना। हमने तो इस चैप्टर को 3 घंटे में पढ़ा है, हमने इस चैप्टर को ऐप में 8 घंटे में पढ़ा है। तो आप कैसे इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि हम इसको आज पूरी की पूरी एसएसटी 22 के 22 चैप्टर खत्म कर देंगे? इज इट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है। अगर मैं आऊं और बोलूं ये पहला चैप्टर है, लो खत्म, ये दूसरा चैप्टर है, लो खत्म, ये तीसरा चैप्टर है, ये खत्म, तो खत्म हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आऊं और डिटेल में पढ़ाऊं तो भाई टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तभी नंबर मिलेगा। देखो जरा ध्यान से, तो सर इस संहिता के अंतर्गत यातायात और संचार व्यवस्थाओं को जो है क्या कर दिया गया, सुधारा गया, और एक समान कानून व्यवस्था आ गई। पहले क्या होता था, पहले सबके लिए कानून व्यवस्था एक समान नहीं थी, राजाओं के लिए अलग थी, महाराजाओं के लिए अलग थी, प्रजा के लिए अलग थी। समझ में आ गई बात? फिर देखो, और मापतौल के एक समान पैमानों को
पैमानों ने व्यापार को सुविधाजनक बना दिया। यानी हम सब अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एक समान कानून व्यवस्था और एक समान मापतौल, पहले एक समान मापतौल नहीं होती थी, एक राज्य में दूसरी तरीके से मापतौल होती थी और दूसरे राज्य में दूसरी होती थी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक राज्य में मान लीजिए कि क्या कर लिया गया, बहुत ध्यान से समझना, कि एक ईंट ले ली गई। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ईंट ले ली गई और बोला गया कि भाई इसके बराबर अगर आप गेहूं दोगे तो मैं आपको ये वस्तु दूंगा, और दूसरे राज्य में दूसरी। तो इससे क्या हो गया, इससे नुकसान है ना। जैसे एक इमेजिन करके सोचो कि आपके गांव में गेहूं जो है वो 20 रुपया किलो बिक रहा हो, लेकिन पड़ोस वाले गांव में वही गेहूं 50 रुपए किलो बिक रहा हो, तो आपके गांव के लोग भूखे मर जाएंगे ना। तो इससे लोगों को असुविधा होगी ना। लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने कहा नहीं भाई, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसने एक समान नापतौल की व्यवस्था बना दी। समझ गए, इतनी बात क्लियर है। और फ्रांस में जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। यानी अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? यानी आप इमेजिन करके सोचिए एक बार कि लुई सोलवे जो राजा था वहां पर, अगर लुई सोलवे का अंत नहीं किया होता तो लुई सोलवे के बाद लुई 17वें आता, वो राजा बन जाता, फिर 18वें आता, वो राजा बन जाता, किसी दूसरे को मौका ही नहीं मिलता। समझ गए ना। तो इस ये जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया नेपोलियन ने।